Hello dear student, this is Rishabh. You are watching Rishabh BPSC now. BPSC PYQ लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत है। लेक्चर 1 में हम सब 66 BPSC PT के री एग्ज़ाम के 19 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम सब 66 BPSC PT में पूछे गए क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें आधुनिक इतिहास के टोटल 17 क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं। आपके 71वीं BPSC ASO एग्ज़ाम हो जाए या फिर ARO AO आ रहा है, अर्बन वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम आ रहा है, उन सब में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका। और मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि जून के महीने में मैं आपको PYQ लेक्चर आधुनिक इतिहास का सारा करवा दूंगा। अगर सिर्फ आप ये आधुनिक इतिहास का PYQ लेक्चर देख के ही चले जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा BPSC में उसमें से 90% प्रश्न आप हल कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर लेना चाहिए, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं देखा क्वेश्चन बैंक निकाल के तो लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो PYQ लेक्चर से BPSC बनाती है। यानी जब भी BPSC द्वारा क्वेश्चन का सेट होता है, क्वेश्चन को सेट किया जाता है, तो जो सेटर होते हैं वो PYQ क्वेश्चन जरूर देखते हैं। इसलिए हम सबको PYQ लेक्चर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं आधुनिक इतिहास आपको पूरे जून के महीने में करवाऊंगा और जुलाई और अगस्त के महीने में मैं आपको साइंस के 5 विषय, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये 5 विषय कंप्लीट करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आपके ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, सी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, डी है बेगम जिन्नत महल दिल्ली और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। तो 1857 के विद्रोह में ये 4 जो आप देख रहे हैं ABCD ऑप्शन, ये चारों सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है आपका ई नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। ये तो आंसर हो गया, लेकिन हम सब अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो डिटेल। तो लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको 1857 में जिन लोगों ने जहां से नेतृत्व किया है वो मैं पढ़ा चुका हूं। और मैं बताया आपको कि इस लेक्चर की खास बात क्या रहेगी कि जो तथ्य हम सब एक बार पढ़ लेंगे उसको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा मैं। उसके अलावा जो भी बचे हुए तथ्य हैं उसके ऊपर हम सब डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 जब आप देखेंगे तो वहां पे नेतृत्वकर्ता और प्लेस वो आपको मिल जाएगा। चलिए 1857 की क्रांति में एक व्यक्ति है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे की भूमिका क्या थी और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो उस समय चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया गया है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रयोग किए जाने वाले ब्राउन बेस बंदूक, तो पहले जो है भारतीय सेना के लिए ब्राउन बेस बंदूक था और उसके स्थान पे दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर 1856 बोल सकते हैं या जनवरी 1857 में एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो यूज होता था गोला, वो जो कारतूस है वो किसका बना होता था? गाय और सुअर की चर्बी से। तो ये बात जो है भारतीय सेना को पता चलता है। उनमें से एक व्यक्ति थे मंगल पांडे, ये ब्राह्मण थे। तो इनको लगा कि ये हम अंग्रेज जो है हम सबके धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, इसके लिए इन्होंने बगावत कर दी। तो एक क्वेश्चन आएगा कि मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्होंने बैरकपुर छावनी में विरोध किया था और बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में। तो हुआ क्या कि शाम में परेड लगा। परेड के दौरान 2 व्यक्ति आए, सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। तो उन पर गोली चला दी। गोली जो है उनके घोड़े के पैर पे लगा और बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो तत्कालिक कारण अगर पूछेगा 1857 का तो ये तत्कालिक कारण था। और 8 अप्रैल के बाद कोई ज़्यादा घटना नहीं हुई। उसके 1 महीने के बाद यानी लगभग 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। तो मेरठ से शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, जो कि हम सब लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 1857 से रिलेटेड कुछ इतिहासकार ने अपना मत दिया। तो उसमें से आप हमेशा याद रखेंगे कि भारतीय इसको हमेशा राष्ट्रीयवादी बताएंगे, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताएंगे, जबकि अंग्रेजी अधिकारी इसको एकमात्र सैनिक विद्रोह बताएंगे, षड्यंत्र बताएंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये एम्बैरेसमेंट वाला बात है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा याद कीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। तो यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह किनके द्वारा कहा गया? सर जॉन लॉरेंस और सीले द्वारा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउटरम, W टेलर, फिर अंग्रेजी अधिकारी। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स। यह धर्म धंधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, मतलब LE
आर रीज द्वारा ये कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो है ईसाई से लड़ाई किया, धर्म के विरुद्ध लड़ाई किया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्रांतिकारी में वह अकेली मर, तो एक्चुअली में झांसी जो था उसका जो दमन किया था वो ह्यूरोज किया था। और झांसी से आप सबको पता है 1857 में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी, तो अकेली मर्द बताया था ह्यूरोज ने। ये भी सेंटेंस पूछा जाता है। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका नाम याद रखना इनका, डॉक्टर एस.एन. सेन। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो डी.आर.सी. मजूमदार। चूंकि ये वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता उनको बोला जाता है। ना ब्रिटिश का ज़्यादा तारीफ करेंगे, ना भारतीय लोगों का ज़्यादा तारीफ करेंगे, ठीक है। इन्हीं को वामपंथी बोलता था, यानी ये बीच बचाव करते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता। और ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का रिलेशन किससे है? तो 1857 के रिवॉल्ट से। इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो डिजरायली ने। क्यों कहा? क्योंकि ये अगेंस्ट में थे। ब्रिटेन के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पाम स्टर्न, उनके अगेंस्ट में ये बैठते थे, तो इन्होंने इसको राष्ट्रीयवादी कहा था। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। ये भी पुस्तक का क्वेश्चन आपका आ जाता है, पुस्तक का नाम। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका नाम था सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। तो कमल और रोटी जो ये प्रतीक है ये एमपीपीएससी में सही माना गया है, तो आप सब इसको जरूर याद रखें। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार। तो 1857 से रिलेटेड हम सब लेक्चर 1 में भी बहुत तथ्य देखे, लेक्चर 2 में भी आप सब देख लिए। तो इसी प्रकार से मैं आपको सारे तथ्य करवाऊंगा जहां से एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए अच्छे ढंग से आप सब करेंगे। टाइम इसमें लगेगा, 1 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको अच्छे ढंग से करना है। चलिए दूसरा, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो हैं किंतु इंजन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1935 का अधिनियम। अब ये अधिनियम के बारे में तो थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। होता क्या है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत लेता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो वापस आता है भारत 1765 में, और इसके द्वारा 2 संधि किया जाता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद का जो प्रथम संधि होता है वो 12 अगस्त को होता है 1765 में, जिसमें बिहार बंगाल का क्षेत्र आता है, और 16 अगस्त 1765 को अवध का क्षेत्र आता है, ठीक है। इतना आप सब समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, इस वाले इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज को पूरा दीवानी अधिकार मिल जाता है, कर वसूलने का, व्यापार करने का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध सारे क्षेत्रों में। तो अब देखिए, चूंकि इसको बहुत ज़्यादा मिल गया शासन चलाने के लिए, तो शासन चलाने के लिए कुछ एक्ट लाया जाएगा, ठीक है। क्यों? कुछ कानून लाया जाएगा। उनमें से जो पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसी प्रकार से आगे बढ़े और एक एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये कुछ मैं पृष्ठभूमि समझा दिया, यानी भारत पे शासन चलाने के लिए कानूनी रूप से जो एक्ट लाया गया उसी को बोलते हैं हम सब रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होता है, और अंततः भारत शासन अधिनियम 1947 तक एक्ट जाता है। उन्हीं में से एक एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। समझते हैं। अगर आप बोलेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो उसका लगभग 70% जो हिस्सा है वो इसी वाले एक्ट से लिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। एक था संघ सूची, इसमें केंद्र के लिए 59 विषय, प्रांत सूची, प्रांत के लिए 54 विषय, और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का मतलब ये होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करे, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करता है। तो संवर्ती सूची जो है केंद्र और प्रांत के लिए 36 विषय इसमें निहित किया, और अंततः अपशिष्ट शक्तियां जो था, मतलब जो बचा खुचा शक्ति था, ज्यादा शक्ति, वो वायसराय में निहित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ये द्वैत शासन जो है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था, ये भी याद रखेंगे आप सब। द्वैत शासन क्या होता है? तो द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि बंगाल में जो है नवाब को दे दिया प्रशासनिक काम, और वित्तीय जो जितना भी शक्ति था वो गवर्नर रख लेता है, यानी ब्रिटेन का वायसराय रख लेता है। तो वित्तीय हो गया, कर हो गया, लगान हो गया, ये वाला शक्ति रख लिया वायसराय,
और स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, यानी प्रशासनिक काम दे दिया, छोटा मोटा काम दे दिया नवाब को। इसी को द्वैत शासन कहते हैं, यानी शासन को दो हिस्से में बांट लेना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीट तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आप बताइए किस एक्ट के तहत जो है मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आज हम इस सब डिस्कशन करने वाले हैं, फिलहाल आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। बाद में आप सबको पता है कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब भारतीय बैंक बन गया, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसको एकदम याद रखेंगे। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक दो क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे। संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आपको पता है हम सब जो प्रिपरेशन करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की, तो बस वही है, संयुक्त प्रांत में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में जो है वहाँ पे भी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश थे। तो आज हम सब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम सब डिस्कशन करेंगे। बर्मा जो अभी जानते हैं म्यांमार, तो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, और महालेखा परीक्षक जो है संविधान के आर्टिकल 148 में आता है, ये भी याद रखें। रेल प्रशासन की देख के लिए एक संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना की गई, इसको भी याद रखना है। इस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, और नेहरू जी ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र बताया। अंबेडकर ने क्या कहा? अंबेडकर ने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अब अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम सब भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे सारा फैक्ट हम सब डिस्कशन कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछेगी आपसे, तो इसको अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वाले ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1858 भी है, इसको देखते हैं। तो 1857 के क्रांति के ठीक बाद जो एक्ट आया था वो था भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 के ठीक पहले जो एक्ट आया था वो था चार्टर एक्ट 1853, ये एकदम याद रखना है। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, नाम जो है वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का मतलब होता है कंपनी को जो रिप्रेजेंट करेगा, उसका मुख्य अधिकारी सीईओ बोल सकते हैं, वो गवर्नर जनरल है। और महारानी द्वारा जो जिस सेलेक्टेड ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा वो उसको बोलता है वायसराय। ठीक है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्हीं को भारत में वायसराय बना दिया गया। तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय यही वायसराय थे। भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया जो सीधे ब्रिटिश कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया जो भारत में काम देखेगा, और यहाँ के काम को देखकर किसको बताएगा? तो ब्रिटिश कैबिनेट को बताएगा। नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, और मुगल सम्राट पद को इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनको बाद में रंगून भेज दिया था, और वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, उच्च सदन और निचला सदन, यानी राज्य परिषद और विधान सभा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लोकसभा और राज्यसभा का। पॉलिटी में हम सब अच्छे ढंग से उसको समझेंगे। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत और क्या क्या हुआ? तो आपको याद है 1909 जो एक्ट आया था उसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग बनाया गया था। ठीक है, और 1919 में क्या किया? सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल यूरोपीय और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। तो यहाँ पे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, यानी जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे, उनका बजट अलग और केंद्र का बजट अलग। एक नया पद बनाया गया, लंदन में भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, जो अभी आप यूपीएससी देते हैं, तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
इस अधिनियम ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना की। तो भारत शासन अधिनियम से ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछती है, इवन मेंस में भी पूछती है। तो मेंस के ऊपर अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 24 दिन। तो समझते हैं दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी दांडी यात्रा में आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन पे क्वेश्चन बाद में आएगा। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ शुरू किया। दांडी मार्च कुल 24 दिन तक चला। ठीक है, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। 6 अप्रैल 1930, ये दोनों डेट आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। तो 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। देखिए, इसमें नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसी के विरोध में ये किया गया था और नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगर आपसे पूछा कि दांडी मार्च पहले हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ, तो आपसे बोलेंगे दांडी मार्च पहले हुआ। और दांडी मार्च करते हुए लास्ट दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग किया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस वाला जो यात्रा गांधी जी द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस अभियान से की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दांडी मार्च इसमें हम सब पढ़ लिए। आगे अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, 64th में पूछा था उससे, तो वहां हम सब डिस्कशन कर लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को टिक कर देते हैं, पर ये रॉन्ग आंसर है। 4 का हो जाएगा ई नंबर। तो क्या है इसका राइट आंसर, समझते हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, जोर कितना बाजवे कातिल में है। उपयुक्त पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। ये गजल उर्दू में लिखी गई है, इसको याद रखेंगे। इसको 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छापी गई थी। ठीक है, इसको फेमस राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा बनाया गया, लेकिन वास्तविक में इसके रचयिता जो है वो है बिस्मिल अजीमाबादी। तो इसको याद रखना है। देखिए, ऐसे रिलेट करके जब आप जीके को पढ़ते हैं, किसी भी साइंस को पढ़ते हैं, आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, मैं तो इसी तरह से पढ़ा हूँ और मेरा ठीक ठाक नंबर आता है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मैं निकाल भी चुका हूँ। तो इसी प्रकार से आप अगर जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो बीपीएससी में आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें से चारों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो एक एक करके हम सब डिस्कशन करते हैं। चलिए, काकोरी षड्यंत्र 1925, पृष्ठभूमि क्या है? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई। संस्थापक जरूर याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो याद रखेंगे 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा। बाद में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 1928 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक नया संस्था बनाया जाता है, बाद में देखेंगे। काकोरी षड्यंत्र 1925 में आखिर क्या हुआ? तो इस संस्था द्वारा, जो भी मैं आपको बताया, सचिंद्र नाथ सान्याल की संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ट्रेन का नाम याद रखेंगे, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी जाती है। इस घटना में एक व्यक्ति फरार हो जाते हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि काकोरी षड्यंत्र में 4 ऑप्शन आपको दे देगा, जिनमें से 3 को फांसी हुआ था, कौन फरार हो गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी फरार हो गए थे। बाद में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पुलिस मुठभेड़ में वो शहीद हो जाते हैं। तो काकोरी कांड में 3 व्यक्ति का और नाम आप याद रखें, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंद लाल और मनमथ नाथ गुप्त। ठीक है, इनका भी रिलेशन जो है वो काकोरी षड्यंत्र से था। टोटल 43 क्रांतिकारी को पकड़ा गया था। चलिए बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बैठक हुई, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा जो
संगठन बनाया गया था 1924 में, अभी तुरंत देखें हम सब, तो उसी का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा 1928 में क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके सदस्य थे विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव, कपूर भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव। ठीक है, स्थापना दिल्ली में की गई। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्या है, तो साइमन कमीशन के विरोध के समय इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये मैं बता रहा हूं आपको। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इस संगठन द्वारा पहला जो सफलता मिलता है, तो जो सैंडर्स था जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार किया था, जिनके कारण उनको मृत्यु भी हो गई थी, तो इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को इस संगठन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान मंडल में बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय विधानमंडल में, इसको याद रखना है आप सबको। आइए बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र 1929। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। कुल 24 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहा गया। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, 1929 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। भगत सिंह से रिलेटेड 2 याद रखें, बाद में भगत सिंह से रिलेटेड और भी हम सब बात डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो लिखा गया था किसी और के द्वारा, और कहा गया हमारे शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम सब अच्छे ढंग से कंप्लीट करते जाएंगे, और यहीं से तथ्य आपका एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। अच्छे ढंग से इसको पढ़ाई करें। आइए, इस ऑप्शन में जो है सूर्य सेन भी है, तो सूर्य सेन का संबंध डायरेक्टली याद रखेंगे चटगांव शस्त्रागार धावे से है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। इनका प्रसिद्ध नाम था मास्टर दा, तो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे सूर्य सेन। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। इसी को हम सब बोलते हैं चटगांव शस्त्रागार धावे। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, और अंत में 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी हो गई और ये शहीद हो गए। तो जैसे जैसे हम सब जो ऑप्शन इसमें दिया जाएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा, और जो भी तथ्य आपका है वो कंप्लीट होता जाएगा। इसका नोट डाउन जरूर कर लेंगे कॉपी में, और पीडीएफ पे काम हो रहा है, जल्द ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग 3 से 4 दिनों में कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्वदेशी आंदोलन। आइए बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, मतलब उसी के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन के बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, और 70 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि शोक दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन जो प्रभावी हो गया उसके एवज में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस ये बता रहा था कि एकता है हम सब में, ये दर्शा रहा था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसका नाम याद रखेंगे, सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर था। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन को नहीं अपनाने की बात की गई थी। कृष्ण कुमार मित्र का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव इनके द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने बंगाल पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 में इसको छापा था। तो एक जो है पॉइंट छापा गया था वो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संजीवनी में। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की।
ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तो थे, लेकिन ये सपोर्ट भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जरूर याद रखेंगे, तो पूरे भारत में जो स्वदेशी आंदोलन को प्रसार करने का श्रेय जाता है वो लोकमान्य तिलक को जाता है। इन्होंने बंगाल से पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। मुंबई और पुणे में जो नेतृत्व किया अजीत सिंह द्वारा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यानी अवध के क्षेत्र में जो नेतृत्व किया लाला लाजपत राय जी द्वारा, दिल्ली से सैयद हैदर रजा और मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले। ये मद्रास वाला इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन में महिला और बुद्धिजीवी शामिल हुए, तो कौन शामिल नहीं हुए, ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम इस आंदोलन से दूर रहे थे, बाकी महिला और बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए थे। अब एक व्यक्ति आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, तो जो भी रिवॉल्ट से रिलेटेड पर्सन होंगे उनको मैं कंप्लीट कराता चला जाऊंगा, ठीक है। इसलिए ये PYQ सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप सबके लिए, ताकि आप सबका क्वेश्चन एकदम नहीं छूटे, और ऐसा ही मेरा मोटिव रहेगा। मैं धीरे धीरे आपको इस चैनल को मैं इस टाइप से बनाना चाहता हूं कि BPSC में प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सारा जो भी इसमें कंटेंट है वो आपके काम योग हो, ऐसा हो कि आप एग्जाम निकालने के लिए एबल हो। तो ये मेरा मुख्य रूप से मोटिव है। बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव में इन्होंने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाई। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता की छवि बनाई। तो भारत माता की छवि बनाने का श्रेय किनको जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी को। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा नारा फेमस हुआ था? तो ये याद रखेंगे, वंदे मातरम। यानी जब भी रिवॉल्ट होने जाता था तो वंदे मातरम पुकारा जाता था, और तब जाकर के ये आंदोलन की शुरुआत की जाती थी। आंदोलन के दौरान भी वंदे मातरम का यूज किया जाता था। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और भारत माता की छवि भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस की क्या भूमिका थी? तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। यह अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन को अपनाए जाने के लिए किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे। स्वदेशी आंदोलन से ही प्रभावित होकर 2015 से भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखेंगे, रिसेंटली ये है। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई कोलकाता के जगह। और ये जो काम किया था ये किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो बनी थी वो 1911 में हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन के बाद इसको किया गया था, राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो ये था पूरा स्वदेशी आंदोलन, आगे भी पढ़ लेंगे हम सब। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भूला भाई देसाई। चलिए इस वाले रिलेशन को समझते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या था। तो INA आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के 3 सदस्य पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पे मुकदमा चलाया गया। 3 सदस्य का नाम याद रखेंगे, एक का नाम है प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शहनवाज खां। इसके अलावा एक राशिद अली भी थे जिनको 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। बात करते हैं कांग्रेस ने इसके एवज में, यानी इन पे जो मुकदमा चलाया गया, तो कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज प्रताप सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो सिर्फ एक वकील नहीं थे, हाँ, नेतृत्व किया था भोला भाई देसाई ने। लेकिन अगर ऑप्शन में ये 4-5 नाम आपको दिख जाए तो ये सब भी वकील थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वकील थे भोला भाई देसाई, तो वही आप आंसर करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। यह प्रथम सेनापति भी थे। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया।
तो आज़ाद हिंद फौज से ही रिलेटेड 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, एकदम देश का नाम याद रखेंगे, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसी तर्ज पर, आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। तो इन 3 पर मुकदमा चला था, बाद में मुकदमा खारिज हो गया था। तो ये था पूरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट गार्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में आया है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए बात करते हैं मैडम कामा के बारे में। तो भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं इनको। यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया इन्होंने। 1907 में स्ट्रेट गार्ड, जो कि जर्मनी में है, आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यह विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति थी और दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान भी इन्होंने ही लगाया। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? ए नंबर है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, बी है CR दास देशबंधु, सी है विलियम वेडनवर्ड 1907 के कांग्रेस सभापति, डी है श्याम कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, CR दास, जिनको चित्तरंजन दास भी बोलते हैं, इन्हीं को देशबंधु कहा जाता है। तो बी इज अ राइट आंसर। बाकी हम सब डिस्कस कर लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक्चुअली में क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही में 3 सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मा दत्त, ठीक है। इसी दौरान सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के इन आदर्शों का प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे जी द्वारा किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये तीनों आपको याद रखना है। मैच करने भी क्वेश्चन दे सकता है या फिर इनमें से चुनिए निम्नलिखित में से कौन गलत है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्म दत्त, ये याद रहना चाहिए, ये सीक्वेंस में याद रहना। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। 1907 के कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम के अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। सब लोग सोच रहे थे कि जो है उग्रवादी विचारधारा जो मानते हैं उनके अध्यक्ष बने, लेकिन ये राज बिहारी बोस बनते हैं इसके अध्यक्ष। इस अधिवेशन में इसी वजह से कांग्रेस में नरम और गरम दल विभाजित हो जाता है। बाद में आपको याद है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ पे नरम और गरम दल का दोस्ती होता है। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता की गई। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से 2 संस्था की स्थापना की। पहला है लंदन इंडियन सोसाइटी 1865, दूसरा है इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। 9 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26/1/1930 ईस्वी, ठीक है। और ये डेट एग्जैक्ट में आपको याद रहना चाहिए। यही सब बीपीएससी जो है छेड़खानी करती है, डेट वगैरह बहुत एग्जैक्ट पूछ लेती है। चलिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन समझते हैं। तो हुआ क्या, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। संपूर्ण स्वराज जो शब्द लाया गया सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी द्वारा लाया गया। 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। कौन थे? CR दास चुने गए थे, किंतु वे जेल में होने के कारण 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष जो बनते हैं उनका नाम था हकीम अजमल खान। 1929 में क्या होता है? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने जाते हैं। इस अधिवेशन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज शब्द आया 1921 में, लेकिन लक्ष्य जो रखा गया वो 1929 में रखा गया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया। अब होता क्या है, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन का अध्यक्ष था पूर्ण स्वराज। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर
भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ठीक है, ये नदी एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, रावी। इस वजह से हम सब बाद में जब हम सबको आज़ादी मिला, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 2 साल 11 महीना 18 दिन में, तो 26 नवंबर को ही हम सबका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इसलिए उस दिन हम सब संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, उसके पीछे यही रीज़न था। तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही, यही कारण है कि 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 26/1/1930 इज अ राइट आंसर। तो ये था पूरा स्टोरी लाहौर अधिवेशन का। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, और इसको जो रिमूव किया था, हटाया था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में इसको लाया और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स हटा दिया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785, इनके एवज में क्या क्या काम हुआ था आइए डिस्कस करते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के टाइम पे आया था, और ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, मतलब पहला एक्ट जो था वो यही था। दूसरा था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट भी इनके समय में ही आया था। 1775 से 82 में प्रथम मराठा युद्ध, और जिसके तहत 1782 में सालाबाई की संधि होती है, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही। 1780-84 में द्वितीय मैसूर युद्ध, जिसमें आपको पता है कि हैदर अली जो है वो मारा जाता है। बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध, जिसके कारण इंग्लैंड में हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का आरोप लगाया गया था, इस वजह से जो है इन पे इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, इम्पीचमेंट चलाया गया था इनको हटाने के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना इन्हीं के समय हुआ था। बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये व्यक्ति। 1828 से 35 सती प्रथा एवं अन्य कठोर संस्कारों का उन्मूलन 1829 में इनके द्वारा किया गया। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानूनी रूप से अंत किया 1829 में। ठगी प्रथा का दमन 1830 में इन्हीं के टाइम पे किया गया, इनके द्वारा ही किया गया। इनके समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1835 ईस्वी में संकल्प और शैक्षिक सुधार व अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 का विलय किया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतरता मित्रता की संधि थी। कार्नवालिस द्वारा स्थापित अपील और सर्किट प्रांतीय अदालत को समाप्त करने का श्रेय इनको जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, और गवर्नर जनरल और वाइसराय जो है वो बीपीएससी का हॉट टॉपिक रहता है, जहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे ढंग से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही आंसर आप सबको इजीली पता है, बी नंबर इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। और पिछले वाले लेक्चर नंबर 1 में स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत कुछ डिस्कस किए थे। चलिए बचे हुए तथ्य को भी हम सब देखते हैं। तो किसने कहा सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल विभिन्न रास्ते हैं? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। किसने विवेकानंद के बारे में कहा, जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे विवेकानंद, एकदम याद रखेंगे। इनकी 3 पुस्तक आप सब जरूर याद रखें, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। 1897 में याद कीजिए, पिछले वाले लेक्चर 1 में मैं बताया था, इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना की थी 1897 में, ये भी याद रखेंगे। किसने कहा ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्टाचारी व हीन है? तो सिस्टर निवेदिता, ये कौन थी? तो ये विवेकानंद की शिष्या थी। तो ये विवेकानंद से रिलेटेड आगे अभी और भी प्रश्न है, तो जो भी तथ्य बचे हैं वो आगे भी हम सब कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये स्वराज पार्टी गठन करने के पीछे रीज़न क्या था, आइए इसको समझने का हम सब प्रयास करते हैं। तो रीज़न क्या है? तो स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, इसको तो पहले याद रखें। मोतीलाल नेहरू, CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। यानी अंग्रेज का जो असेंबली है उसमें बहुत सारे सदस्य को जाना था और हम सब अपना राष्ट्रवादी आंदोलन को लड़ना था। लेकिन कांग्रेस ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में इसको अस्वीकार कर दिया, और इस गया अधिवेशन के 2 अध्यक्ष थे वो थे CR दास। तो CR दास गुस्से में आ गए और CR दास ने अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा, ठीक है।
और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की CR दास ने। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार स्वराज पार्टी बना। तो स्वराज पार्टी बना जनवरी 1930 में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। महासचिव बने लाल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू। मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे श्रीनिवास अयंगर। और 1919 तो मद्रास प्रांत में जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, इनका नाम याद रखेंगे, श्रीनिवास अयंगर। 1919 में AC केलकर भी स्वराज पार्टी के नेता थे, प्रमुख नेता थे, इनका भी नाम याद रखें। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये जो स्वराज पार्टी बनी थी, इसके पीछे रीज़न यही था कि अंग्रेज के मंत्रिमंडल में जाना है, असेंबली में जाना है और उसको काम करने देना ही नहीं है। मुख्य रूप से यही उद्देश्य था। और विट्ठल भाई पटेल जब गए तो ये प्रमुख उपलब्धि था स्वराज्यों के लिए। उसके बाद चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। तो चित्तरंजन दास के बारे में आप क्या याद रखेंगे? इन्होंने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। देखिए, इस बार ट्रेंड ये बनते जा रहा है कि जो कोड किसी नेता द्वारा बोला गया है वो भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये सब भी करवाते चले जा रहा हूँ। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया। तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? स्वराज पार्टी, क्योंकि आपको पता है चौरा चौरी की घटना हुई थी 1922 में। उसके बाद अगले साल स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। तो इसको एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील दर्पण के रचना किए थे D नंबर दीनबंधु मित्र। आइए बात करते हैं नील विद्रोह के बारे में। तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था। एक बात याद रखेंगे, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन सा प्रारंभिक घटना हुआ था? तो वो था नील विद्रोह। तो नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुरा गांव से हुई थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। 1860 ईस्वी में नील आंदोलन नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्र में पहले फैले हुए थे। दूसरी बात, आपको इतना एग्जैक्ट जो है जगह याद नहीं रखना है, आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि बंगाल में हुआ था। बांग्लादेश और बंगाल तो जान ही रहे हैं, तो उस वाले इलाके में हुआ था। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख के जरिए इस वाले विद्रोह को जगह दी, जिसमें हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियट में अहम भूमिका निभाई। तो हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने इस वाले पेपर में ये नील विद्रोह को छापा था। एकदम इसको याद रखिएगा। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया था। अब ये नील विद्रोह क्या था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जा रहा था। मुख्य रूप से यहाँ के किसान जो चाह रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है तो चावल उपजाना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती चावल ना उपजा करके नील का खेती करवाया जाता था, और जिससे कि मतलब जमीन का उर्वरा शक्ति भी कम हो जाता था। इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। एग्जैक्टली इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1760 का प्रसिद्ध वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर फ्रांसीसी। ये इजी क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यूरोपीय कंपनी के आगमन के दौरान कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका कारण और कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था, और इस युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक यूरोप में कंट्री है, तो वहां पे उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन किसी और को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था, फ्रांस किसी और को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। तो यूरोप में लड़ाई हुआ, तो उसके कारण से भारत में भी लड़ाई होने लगा। तो यह घटना 1746 से 1748 के बीच हुए। इसी दौरान अंडियार का युद्ध हुआ था, जिसको सेंट थॉमे का युद्ध बोलते हैं, 1748 में कर्नाटक का नवाब और डुप्ले की सेना के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो रीजन था वो था कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी का युद्ध। तो हैदराबाद में नासिर जंग को अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और दोनों निजाम मुल्क के पुत्र और पौत्र थे। इसके अलावा कर्नाटक में
अनवरुद्दीन को अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था, जबकि चांद साहब को, जो कि दोस्त अली का दामाद था, उसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक और हैदराबाद में। तो 1749 से 1754 के बीच ये हुआ, और इस दौरान एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं अंबूर का युद्ध, 1749 में हुआ था। और ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ 1755 में। बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो 1756 से 1763 के बीच हुआ, टोटल 7 वर्ष। और ये युद्ध शुरू हुआ था कहाँ पे? यूरोप में शुरू हुआ था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि 1756 से 63 7 साल तक ये युद्ध लड़ा गया। और इसी दौरान यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत के तमिलनाडु में एक जगह है वांडीवास, तो वांडीवास में फ्रांस के साथ युद्ध होता है ब्रिटेन का 1760 में, जिसमें काउंटर डी लाली की सेना हार जाती है और फ्रांस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नाम था सर आयर कूट। और बाद में चूंकि ये यूरोप से युद्ध शुरू हुआ था, इसलिए संधि भी यूरोप के एक जगह पे होती है जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध आपको याद रहना चाहिए। इस वाले मंथ में यानी जून के मंथ में मैं आपको भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वे कंप्लीट करवाऊंगा, और जुलाई में बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वे, ठीक है, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बात करते हैं चारों एक्ट के बारे में। पृष्ठभूमि समझिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये क्यों आया था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत सारे क्षेत्रों में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी टैक्स वसूल करने का, ठीक है, आप खुले तौर पर व्यापार कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं, यानी प्रशासनिक शक्ति धीरे धीरे अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। तो उस प्रशासनिक शक्ति को कैसे अमल किया जाएगा उसके लिए कुछ नियम तय किया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसके अलावा इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा, क्योंकि काफी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तो इस वजह से, तो इसलिए इस शासन को चलाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से प्रावधान किए गए थे आइए बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना इसका उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है कि 1770 में अकाल पड़ता है बंगाल में, ठीक है, और जितने भी ईस्ट इंडिया के प्रमुख अधिकारी रहते हैं वो काफी ज्यादा भ्रष्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भारत से ले जाते हैं, तो पैसा यहाँ पे घट जाता है। उसकी वजह से ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट को बोलते हैं कि हमको पैसा दीजिए भारत चलाने के लिए, ठीक है, भारत में शासन करने। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख अधिकारी होता है बोल रहा है कि बंगाल में अकाल पड़ गया है, हमको यहाँ शासन चलाने के लिए पैसा भिजवाइए। तो वहाँ से ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो बोलता है कि तुम सब इतना कर वसूले रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, महालवाड़ी के तहत, स्थायी बंदोबस्त के तहत, तुम सबके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, यानी तुम शासन को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हो, तो अब इसलिए तुम्हारा शासन यहीं पे समाप्त होता है। और यहाँ से जो जो बोला जाएगा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो जो बोला जाएगा वही एग्जैक्ट तुम करोगे। उसी के एवज में जो नियम बनाया जाता है तो उसी में एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब समझते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना इसका उद्देश्य था। जैसा कि मैं आपको बताया, पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पूरे भारत में जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल था, क्योंकि बंगाल की राजधानी कोलकाता प्रमुख राजधानी थी ब्रिटेन की। बाद में दिल्ली 1911 में बना था। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने द्वैत शासन को समाप्त किया था। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, कोलकाता में बनाई गई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया गया, ये मत समझिएगा कि वहां पे न्याय दिया जाएगा, वहां पे एग्जैक्टली जो भी विद्रोह करेगा उसको दबाने के लिए, उसको जेल डालने के लिए एक कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा रिश्वत लेता था, बहुत धन कमा करके ब्रिटेन जाता था पर्सनली। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से इतने सारे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछेगा तो आप इसको बता पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1784 में आया पीट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें सबसे पहला याद रखेंगे, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। इसके अलावा 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में भारत की कंपनी क्षेत्र में, मतलब जिस जिस क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी है उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। 1833 का चार्टर अधिनियम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। ये उपनिवेशवाद क्या होता है आपको एग्जैक्ट मैं बता देता हूं। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे आर्थिक शोषण की दृष्टि से राज्य चलाता है तो उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ब्रिटेन हम सब पे राज्य जो किया है मुख्य रूप से आर्थिक शोषण के लिए किया है, इसी को बोलते हैं उपनिवेश। जब यहाँ पे हम सब एक्ट डिस्कस कर लेंगे तो पॉलिटी का जब मैं PYQ सीरीज करवाऊंगा वहाँ पे वो सब एक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार जो कंप्लीट हो जाएगा बार बार एक ही चीज़ को नहीं करना है। चलिए, इस वाले एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आपसे पूछेगा कि कंपनी का एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ, ध्यान से सुनेंगे। तो वो है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 95% वहीं एंड हो गया था, सिर्फ चीन और चाय के साथ था। बाद में 1833 के एक्ट के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था। इसका मतलब क्या हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो टीम था उसके पास सारा अधिकार दे दिया कि वो कोई किसी भी कानून में संशोधन कर सकता है, निरस्त कर सकता है, बदल सकता है। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यानी भारतीय भी आ सकते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेजी दबाव के कारण इसको अस्वीकार किया गया। तो ये एग्जैक्ट याद रखना है। इसके अलावा सभी भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले बने पहले विधि आयोग, ठीक है, यानी कानून बनाने वाले पहले अध्यक्ष जो बने उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो ये याद रखना है। चलिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के ऊपर हम सब बात करते हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। तो विधान परिषद को अधिक विचार विमर्श की शक्ति दी गई, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट आदि पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई। ये भारतीयों को अनुमति दी गई, ब्रिटेन वाला खुद तो पहले से अनुमति लेकर के बैठा ही है। बजट की अलग अलग मुद्दों पर मतदान की अनुमति दी गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया और इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता, मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया गया, जिसमें खास बात देखिए क्या है कि मुस्लिम भी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट कर सकता है। सांप्रदायिकता को वैध बना दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ये भारत में वायसराय थे, याद रखेंगे आप सब। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल किस एक्ट के तहत बनाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। तो ये PYQ सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके 71st एग्जाम में, 72 BPSC देने वाले हो, ASO देने वाले हो, मतलब जितने भी BPSC के एग्जाम देंगे वहाँ ये काम देगा। और इतिहास के प्रश्नों को हल करना है तो सिर्फ आप PYQ पे रिलाई कर सकते हैं। 16 नंबर है, 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम इज अ राइट आंसर, इसको एकदम याद रखना है। आइए बात करते हैं कोल विद्रोह के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में ये हुआ। प्रभावित क्षेत्र याद रखेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम। कारण क्या था, तो जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1821 नहीं, यहाँ पे 1831 कर लेंगे। तो 1831 में बुधो भगत की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस विद्रोह का संचालन करते हैं गंगा नारायण, ठीक है, और 1848 तक ये चलता है, रुक रुक के चलता है। तो 1848 में अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। चलिए, 66 BPSC में पूछे गए आधुनिक इतिहास के आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आप 17 देखने वाले हैं। और इस वीक मतलब लगभग इस महीने में आपको भारत का बजट और भारत का आर्थिक सर्वे, और अगले मंथ में बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वे मैं अच्छे ढंग से करवा दूंगा। करंट अफेयर्स में पूरा करवाऊंगा, इसके अलावा आपका साइंस का PYQ करवाऊंगा। तो 100 नंबर के आसपास मैं आपको करवा दूँ।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ऐसे अगर महात्मा गांधी जी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो लगभग 1 घंटा का सिर्फ इनके बारे में वीडियो बनेगा, इसलिए हम सब छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड बीपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछी है तो वहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे। तो आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे और भी तथ्यों को। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा, तो हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से, इसके बाद भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, और बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी लॉ की पढ़ाई इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में की थी। तो लंदन में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। हाई स्कूल से थोड़ा ऊपर जो आप बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, वो भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में, और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने की थी अल्फ्रेड हाई स्कूल में जो कि राजकोट में स्थित था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ये पोरबंदर, वाकानेर और राजकोट में दीवान के पद पर थे। इनके पिता का उपनाम था काबा गांधी। ठीक है। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष, तो गांधी जी का जो विवाह है वो 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अल्प आयु में इनका शादी हो गया था, तो इसको याद रखना है आप सबको। तो महात्मा गांधी जी का रिलेशन दक्षिण अफ्रीका के साथ था, तो इस वाले तथ्य को हम सब समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अन्य सहयोगों की सहायता के लिए इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, ये 1901 या 1903 के आसपास एग्जैक्टली है। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा निकाला गया। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने खुद को दार्शनिक अराजकतावादी कहा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के 2 सिद्धांत थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड ये सारे तथ्य आपको याद रखना है आगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तो ये दूसरा ही लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम सब फिर थोड़ा आगे इससे चलेंगे और वहाँ पे महात्मा गांधी जी द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं उसको हम सब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका 66th बीपीएससी पीटी में पूछे गए आधुनिक इतिहास के 17 क्वेश्चन, जिसका हम सब पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे ढंग से डिस्कस किए। इसी प्रकार से आगे भी आपको लेक्चर मिलता रहेगा। प्रत्येक 3 दिन में एक वीडियो आपको आएगा, तो 3 दिन में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अगले 3 दिन के बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे 65 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का, जो भी आधुनिक इतिहास के प्रश्न है उसको हम सब देखेंगे, और टोटल 10 वर्षों का हम सबको करना। तो ये था 66th बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, लेक्चर नंबर 2 समाप्त होता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है ऋषभ बीपीएससी। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अगले 1 साल के दौरान, जिसमें ऐसा ही वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। एक एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम को निकालने में काम आएगा। यहाँ फालतूगिरी नहीं होता है। ठीक है, मैं इस चैनल पे ऐसा एक भी वीडियोज़ अपलोड नहीं करने वाला हूँ जो कि इंटरटेनमेंट का हो कि ये 2 बुक पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी बीपीएससी एग्ज़ाम निकाला हूँ तो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। ऐसा मैं कभी नहीं किया हूँ कि 2 किताब पढ़ाऊँ, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, तो एग्ज़ाम निकल गया है। ठीक है, हमको 8 का 8 विषय कंप्लीट करना है, मेंस कंप्लीट करना है, इंटरव्यू के लायक बनना है, तभी आप जाकर के फाइनली ऑफिसर बनते हैं। और ऑफिसर बनने के लिए तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन में एग्जैक्ट में भूमिका में कितने शब्द का उच्चारण करना चाहिए, मुख्य विशेषता में कौन सा डायग्राम बनाना चाहिए, निष्कर्ष किस टाइप से लिखना चाहिए, मेंस में डीआई का क्लास लूँगा। तो इसलिए ये चैनल काफ़ी उपयोगी होने वाला है और सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल का निर्माण मैं कर रहा हूँ, उस पर काम हो रहा है, तो मैं जल्दी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं जब मेहनत इतना कर रहा हूँ तो आप बस एक जरा सा मेहनत कर दें, सब्सक्राइब कर दें, 1 सेकंड लगता है, और लाइक भी कर देंगे वीडियो को। और लाइक करने से वीडियो रिकमेंड करता है, काफ़ी लोगों तक पहुँचाता है, जो भी स्टूडेंट हैं तो उनको रिकमेंड करता है, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। ठीक है, तो ये था बीपीएससी। अगले 3 दिन के बाद फिर से लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो 3 दिन में एग्जैक्ट आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा काफ़ी ज़्यादा होता है और 1 घंटे में जितने चीज़ मैं पढ़ाया हूँ
उसको माइंड में रखना ये भी एक चुनौती होगा। तो इसलिए इसके लिए मैं PDF जल्द ही प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसको हार्ड कॉपी में निकाल लेंगे और आसानी से याद कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ अगले 3 दिनों के बाद। थैंक यू।